आज एक बार फिर आंदोलनकारी किसान और सरकार बातचीत की टेबल पर होंगे आमने सामने। 8वें दौर की ये वार्ता दोपहर 2 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगी। किसानों के कल की ट्रैक्टर वाले शक्ति प्रदर्शन के बाद आज की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई। अब तक की बातचीत में दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हैं। न सरकार मानने को तैयार है न किसान। किसान 3 नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आज सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गाजीपुर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह सिंघू बॉर्डर से। लेकिन कुणाल, आपके साथ राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी आज की मुलाकात को लेकर? देखिए, हम सीधे राकेश टिकैत से ही बात करते हैं कि आखिरकार जो अभी आज बातचीत होने जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ करना है। राकेश जी, अभी बात होगी 2 बजे। हाँ, 2 बजे से बातचीत होगी। क्या आज का एजेंडा क्या रहेगा? देखो, एजेंडा हमारा ये है कि यहाँ जो 3 बिलें हैं वो सरकार वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बनाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। ये हमारे एजेंडे रहेंगे। तो पहले से है 4 तारीख और 8 तारीख, आज क्या 4 दिन में क्या कुछ अंतर आपको लगता है क्या कि होने वाला है? क्योंकि सरकार भी अपनी तैयारी के साथ आएगी, आप भी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हाँ, तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो क्या है अंतर, क्या है 4 तारीख की बातचीत में और 8 तारीख की बात? वो तो सरकार से पूछेंगे क्या लेकर आ रही है। वो कह रहे थे कि हम लेकर आएंगे, अब उन्हीं से तो देखना है ना। हमने तो अपना वो दे दिया, तो वो क्या लेकर आएंगे वो देखेंगे। मॉडल बिल बनाने की भी बात है कि स्टेट पे छोड़ दिया जाए, राज्यों पे छोड़ दिया जाए कि वो इसको लागू करें, ये एक मॉडल बिल हो। क्या उस पर भी कोई बात हो सकती है? नहीं, अभी देखेंगे, उनको लेकर आने दो क्या है, और वहाँ सब लोग अपने रहेंगे तो सब लोग चर्चा करेंगे क्या है लेकर आते हैं। कुछ बात हो रही है कि कुछ लोग कल कृषि मंत्री ने एक धार्मिक नेता से भी मुलाकात की, उनकी भी तस्वीरें आई कि वो बीच में वार्ता के लिए आ सकते हैं दोनों तरफ से। तो क्या ऐसी भी कोई संभावना? आ जान दो, ठीक रहेंगे। बीच में कोई न कोई आदमी आ जाए तो ठीक ही है। लेकिन कल आपने ट्रैक्टर रैली भी कर ली, अब जा करके अभी भी आप अड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपने अपनी ताकत दिखाई है, अब आप और ज्यादा जोर शोर से लग रहे हैं? हाँ, जोर शोर से लगेंगे। बिना ताकत के कोई मान रहा, ताकत तो दिखानी पड़े। लेकिन ताकत तो सरकार भी आपको कह रही है ना कि आप बातचीत पर आओ, आप ताकत बाहर क्यों सड़कों पर दिखाओ? सड़कों पे टागर कहा, ट्रैक्टर सड़कों पे नहीं चल सकता क्या हमारा? जब 26 तारीख में होगा तो 26 तारीख में तो बढ़िया ट्रैक्टर चाहिए ना वहाँ पे। जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो गया, जो सरकार ने बंद कर दिया, उसे भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये ट्रैक्टर चलता है बढ़िया। आपके पास कुमार कुणाल, यहाँ पर राकेश टिकैत अपनी बात रखते हुए, वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैलाश चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र दरअसल वो ये कह रहे हैं कि आगे भी सुधार इस कानून में किए जाएंगे, ये किसानों के हित में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज की बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा। वहां के किसानों तक उनकी ये बात पहुंची है अभी तक या नहीं? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की आपको बात सुना देते हैं। उनका यह कहना है कि आज की बातचीत से हल निकलने की सरकार को पूरी उम्मीद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आज 9वें दौर की बातचीत हो रही है, क्या समाधान निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक जितनी बातचीत हुई उसमें जो 7वें दौर की बातचीत थी उसी में थोड़ा सा समाधान निकलता दिखा, और 8वें दौर की बातचीत तो बिल्कुल ये रहा कि किसानों ने कहा कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ऐसा है कि हम तो 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं और भारत सरकार है वो किसानों की उस हर समस्या का समाधान करना चाहती है। और जो ये सुधार किए गए हैं, कृषि सुधार कानून है, इसके अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और अब जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे हमारा आग्रह है कि 2 कदम आप भी आगे बढ़ें, और आज मैं पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात का विचार करेंगे। जनवरी का महीना अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आया है, जिसका सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार बर्फ गिरने के सिलसिले में थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन इसके साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है।
दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। घरों की छतों पर ठहरी बर्फ की मोटी मोटी परतें। खौफ पैदा करने वाला बर्फीला तूफान। खतरनाक हो चुके रास्ते। घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत नजर आती हैं, जिंदगी को उतना ही बेहाल कर जाती हैं। कश्मीर की रफ्तार मानो थम जाती है। 4 दिन तक लगातार हुई बर्फबारी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन कल से कश्मीर के लोगों ने राहत ली और आसमान से बरस रही आफत में कमी आई। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी थमी है, लेकिन बर्फ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो साफ जाहिर है कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बहुत सारी जगहों से अभी भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कों पे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई है और अब ठंड की वजह से कई सारी जगहों पे कोहरा भी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। घाटी में फिर से सड़क, पानी और बिजली की आपूर्ति को बहाल करने का काम जारी है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने परिवहन में ब्रेक लगा दिया था। लगातार रास्तों को साफ करने का काम चल रहा था, जिसके बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। रास्तों को साफ किया जा रहा है। दोनों तरफ बर्फ की मोटी परतों के बीच सड़क पर चलने वाला रास्ता पगडंडी जैसा नजर आ रहा है। कई दिनों से बंद एयरपोर्ट सेवा फिर से बहाल होनी शुरू हो गई है। रनवे साफ हुआ तो फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। 5 दिनों से श्रीनगर में उड़ानें बंद चल रही थी। में हुए सुधार के बाद धीरे धीरे अब जनजीवन जो है पटरी पर उतरना शुरू हो गया है और साथ ही जो यातायात पूरी तरह से कश्मीर में ठप था, सड़क के मार्ग से भी, हवाई रास्ते से भी, अब आज कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कश्मीर की ओर जहाज उड़ पाएंगे। लेकिन अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वो अभी भी बंद पड़ा है। तापमान की बात करें तो तापमान में अब आने वाले दिनों में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि न सिर्फ पहाड़ों पर भीषण बर्फ जमा है बल्कि साथ ही साथ कश्मीर की हर तरफ बर्फ ही बर्फ के कारण बर्फीली हवाओं का दौर अब शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पारा 0 से नीचे है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.8, पहलगाम में -2.5 और गुलमर्ग में -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख के लेह में रात का न्यूनतम तापमान -10.0, करगिल में -12.6 और द्रास में -15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान आया। राहत की खबर ये रही कि इस तूफान में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी 4 दिन के बाद थम तो गई, लेकिन अब बर्फीले तूफानों का कहर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। गुरेज के दावर इलाके में बर्फीला तूफान आया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि इस बर्फीले तूफान यानी स्नो अवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। घाटी के कई इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ है। पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में ये अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन पहले कुपवाड़ा के एक दूरदराज गांव में एक गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने घुटने तक गहरी बर्फ में 2 किलोमीटर तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, आज तक। घाटी में हुई बर्फबारी ने कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद जरूर लगा दिए, लेकिन सैलानियों का आना अब भी बाकी है। कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ एक बार फिर लोगों को घाटी तक खींच कर लाएगी और वीरान नजर आ रहा कश्मीर फिर से सैलानियों से गुलजार होगा। जो वादी कभी सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज यहाँ पसरा सन्नाटा अपने साथ एक उदासी समेटे हुए है। वही वादियां हैं, वही नजारे हैं और खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं आई है।
बस नहीं नजर आ रहे तो इस खूबसूरती को यहाँ से यादों में समेटने वाले वो सैलानी। डल झील में शिकारा की रफ्तार थम गई है, बस इक्का दुक्का सैलानी नजर आ रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, एक लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो तो कोई मुकाबला नहीं, कहीं पे भी कोई मुकाबला नहीं। अराउंड हमें 9-10 दिन हो गए हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कुछ बोरिंग है या फिर ज़बरदस्ती रुक रहे हैं। हर दिन एक अलग दिन लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग एक्सपीरियंस होता है हर दिन। गुलमर्ग अलग ही सुंदर था, ये अलग ही सुंदर है। हर चीज़ एक से एक है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम हो, सब बहुत सुंदर है। जो सैलानी यहाँ आए हैं उन्हें घाटी निराश नहीं कर रही। बर्फबारी ने उनके इस ट्रिप में 4 चांद लगा दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल का एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। और हमने सुना है कि 12 साल के बाद इतना अच्छा स्नो हुआ है, वो सोच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 तारीख से। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज बना ली हमने यहाँ पे। तो अभी कितने दिन इरादा? सर हमारी 4 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी, वो तो हम यहाँ फंस गए, पर हम फंस के भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोबारा आने का प्रोग्राम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पक्का, वेरी सून। सर अगर किसी को जन्नत देखनी है तो वो यही है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में। वो भी नसीब वालों को, वो भी नसीब वाले को देखने को मिलती है। बहुत मजा आ रहा है। बर्फ इससे पहले कभी बर्फ देखी थी? नहीं। तो अभी एंजॉय कर रहे हो बर्फ? फर्स्ट टाइम। दोबारा आने का कुछ प्रोग्राम बनाओगे? आएंगे बहुत जल्द। तो अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि मैंने उधर कितना एंजॉय किया, मैंने बर्फ से बहुत खेला। पहले 370 के बाद घाटी में लगा कर्फ्यू और फिर कोरोना के कहर ने कश्मीर के टूरिज्म को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब यहाँ लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ सैलानियों को एक बार फिर कश्मीर तक खींच कर लाएगी। समझो हम लास्ट 5 जहाँ से 5 अगस्त से आर्टिकल 35 खत्म हुआ है, तब से हम शिकारा वाला यहाँ है, हाउस बोट वाला है, हर एक इंतजार है टूरिस्ट आने के लिए इधर। अब जो ही बर्फ यहाँ गिरी, टूरिस्ट बहुत आया था और जो ही रास्ता बंद है, तो मैंने सुना है कि इस साल बहुत बुकिंग है इधर हाउस बोट की, होटल्स की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पहले अल्लाह पे उम्मीद है कि इस साल पूरा ये जो सीजन है टूरिज्म से भरा हो। कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस महाअभियान को अंजाम देने के लिए आज से ड्राई रन किया जाना है। महाअभ्यास चल रहा है और कई जिलों में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 736 जिलों में चल रहे वैक्सीन के ड्राई रन में उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है जो वैक्सीन लगाते वक्त होंगे, फिर चाहे वैक्सीन को लाने ले जाने का काम हो या फिर उनके रखरखाव का। कोरोना अब भागा नहीं है, अब भी ये महामारी फैल रही है, अब भी वायरस का अटैक डरा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ महाजंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज महाअभियान का महाअभ्यास है। पूरे देश में एक साथ कोरोना को मात देने का ड्राई रन चल रहा है। आज अभ्यास है और 5 दिन बाद एक्शन। 130 करोड़ आबादी वाले देश ने अब कोरोना को जड़ समेत उखाड़ने का प्रण किया है। आज इसी की बानगी दिख रही है। 33 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। 736 जिलों में युद्ध स्तर पर मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। ड्राई रन में वैक्सीन की डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। देखा जाता है कि निर्माता से आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने के सभी स्टेप्स में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। इस दौरान कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को परखा जाएगा। टीकाकरण का सारा डेटा कोविन ऐप पर अपलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इस महाअभ्यास के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद चेन्नई में मौजूद हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन के 2 ड्राई रन हो चुके हैं। पहली बार 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। फिर 2 जनवरी को सभी राज्यों के 285 जिलों में वैक्सीन का अभ्यास किया गया। अब 33 राज्यों के 736 जिलों में इस महाअभियान का ट्रायल चल रहा है। दिल्ली में आज दूसरा ड्राई रन चल रहा है। इसमें राजधानी के सभी जिलों, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली को शामिल किया गया है।
इससे पहले यहां 2 जनवरी को वैक्सीन देने की प्रक्रिया को परखा गया था। वैक्सीन के ड्राई रन के लिए दक्षिणी दिल्ली के 10 केंद्रों को चुना गया है, जिनमें एम्स, सफदरजंग अस्पताल शामिल है, जबकि दक्षिण पूर्व में 19 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह उत्तर पश्चिम दिल्ली में 12 और नई दिल्ली में 4 केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 1000 केंद्र बनाने की योजना है। पहले चरण के लिए 600 केंद्र पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। यहाँ वैक्सीन देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिहार में भी वैक्सीनेशन के ड्राई रन और कैसे वैक्सीन को स्टोर करना है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन की घोषणा पत्र में बीजेपी ने बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, जिसे भारत में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि दूसरी कोवैक्सीन देसी है, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक में तैयार किया गया है। आज इन्हीं वैक्सीन्स का महाअभ्यास चल रहा है। 5 दिन बाद महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, मुंबई से विद्या और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 13 जनवरी को देश में पहली वैक्सीन लग जाएगी। आज का ड्राई रन इसकी एक बानगी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। भारतीय वायुसेना वैक्सीन को लाने ले जाने में मदद करेगी। बस 5 दिन और भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन लगने की तारीख पास आ रही है। तैयारी पूरी है, युद्ध स्तर की है। कोरोना से 2-2 हाथ करने के लिए 13 जनवरी को पहली वैक्सीन दी जा सकती है। 3 जनवरी को 2-2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला। कायदा यही है कि मंजूरी के 10 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वैक्सीन का रोड मैप भी तैयार है। तीसरा ड्राई रन आज जारी है, ताकि महाअभियान में कोई कोर कसर न रह जाए। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन कोई आसान काम भी नहीं है। ये 7 स्टेप में प्रक्रिया चलेगी। पहले स्टेप पर दोनों वैक्सीन निर्माता हैं। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। वहीं देसी वैक्सीन कोवैक्सीन हैदराबाद के भारत बायोटेक के लैब में तैयार हुई है। लैब से वैक्सीन देश के 4 प्रमुख डिपो तक पहुंचेगी। करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ये डिपो है। यहां से राज्यों के 37 स्टोर में वैक्सीन को रखा जाएगा। फिर उसे जिलों के 29,000 केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। यहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी, जहां आम आदमी को टीका लगेगा। ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे कोविन ऐप से मॉनिटर भी किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है और इस मिश्रण में वायुसेना भी खास भूमिका निभाने जा रही है। वायुसेना अपने C-130 और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए वैक्सीन को कम समय में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाएगी। इसके साथ ही खास कंटेनर के जरिए निश्चित तापमान में ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए भी देश के अलग अलग हिस्सों में समय रहते पहुंचाई जाएगी। भारत ने पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्लान बनाया है। इसके लिए अगस्त तक की डेडलाइन रखी गई है, यानी हर रोज 13.27 लाख डोज दी जाएंगी। पहले चरण में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उनमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाले, जिन्हें कोई और बीमारी हो, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, म्युनिसिपल वर्कर और पुलिस शामिल है। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की स्पेशल टीम होगी, जिसे वैक्सीनेशन ऑफिसर कहा जाएगा। पहले एंट्री, फिर कोविन से डाटा मिलाए जाएंगे, फिर वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगाने का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। टीका लगने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करना होगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जाएगी। इसकी 2 खुराक होंगी। पहली डोज के करीब 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वहीं कोवैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगी। इसकी भी 2 डोज होंगी। दोनों के बीच 28 दिन का गैप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर आपको दिखाएंगे वैक्सीन की लेबलिंग, पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया।
हम आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड बन रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। EUA मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए यहां हडपसर के सीरम फार्मा पार्क में किस तरह से लेबलिंग और पैकिंग का काम हो रहा है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। यहां आज तक आया हुआ है हडपसर इलाके में सीरम इंस्टीट्यूट में। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस तैनात किए हुए है, अति दक्षता विभाग बन गया है ये पूरा इलाका। तकरीबन 6 करोड़ डोजेज यहां पर तैयार है ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन 50 to 60 मिलियन यानी 5 से 6 करोड़ डोजेस तैयार है। अब वो कोल्ड स्टोरेज से यहाँ पर ये वैक्सीन के बॉटल्स छोटी यहाँ पहुंचाई जा रही है। अत्याधुनिक मशीन है जिस पर प्रति मिनट 500 बॉटल्स को लेबल लगाया जाता है और बारीकी इतनी है यानी सावधानी इतनी बरती जा रही है कि जो स्टिकर है उसके ऊपर अगर एक डॉट भी इधर का उधर हो गया तो भी वो बॉटल किनारे कर दी जाती है। उसके बाद उसको मैन्युअली रेक्टिफाई किया जाता है और फिर वो पैकिंग में जाती है। तो यहाँ पर जो बॉटल्स है वो आगे किस तरह से बॉक्सेस में पैक होती है इस बारे में जानते हैं। सर बताइएगा। सर ये हमारा जो लेबल हुआ वायल है उसको एक कन्वेयर के ऊपर लोडिंग करते हैं। इसमें से 2 ट्रैक में वो वायल डिवाइडेड हो जाती है और वो डिवाइडेड होने के बाद उसका 10 का एक रो बनता है। इसमें एक पार्टीशन इंसर्ट होता है। पार्टीशन इंसर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पे मेन कार्टनिंग लाइन के ऊपर वो पूरा बॉक्स ऑफ 50 का जो बॉक्स वायल्स आता है वो वायल्स को फिर अनदर पार्टीशन रखते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी वायल हैव अ पार्टीशन। तो 2 सब बॉटल के बीच में कंटेनर के बीच में पार्टीशन रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे देखो आप हाई स्पीड कैमरा सिस्टम्स है, वो कैमरा स्कैन करता है कि भाई 50 फाइल अंदर है कि नहीं है। अगर 50 फाइल अंदर नहीं रहेगी या कलर कैप भी डिफरेंट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक साइड में कर देता है। इसके बाद जब ये पूरा बंच जो बॉक्स ऑफ 50 का जो वायल्स है वो कन्वेयर से जब इधर आता है तो यू सी दिस इज ये आप देख रहे हैं तो फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। वहाँ पे पूरा बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन होता है। ओपन होने के बाद बॉक्स के अंदर एक साइड से पूरा वायल्स जो 50 वायल्स है और उसके अंदर जो PIL चाहिए अपने को इंस्ट्रक्शन है वो दिया। हाँ PIL बोलते हैं उसको, डायरेक्शन स्लिप बोलते हैं, वो हम रखते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा बॉक्स ये जो 50 वायल्स है वो लिफलेट मींस डायरेक्शन स्लिप के साथ वो अपना बॉक्स ऑफ 50 में जाता है। ये यहाँ पर आपने देखा है लेबलिंग और पैकिंग हो रहा है। तकरीबन एक बॉक्स में 600 वायल्स है यानी बड़े बॉक्स में 600 वायल्स और जब ये 4 बॉक्स मिलाकर उसको आइस बॉक्स जो केमिकल आइस होता है वो उसके साथ रखकर पैकिंग किया जाएगा तो 1,20,000 डोजेस का बॉक्स ट्रांसपोर्ट होगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट से आज तक की टीम सीधे पहुंची है पुणे हवाई अड्डे पर और यहां हम बात करेंगे एयरपोर्ट डायरेक्टर सिंह सर से। सर क्या कहेगा, कैपेसिटी कितनी है पुणे हवाई अड्डे की कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की? हमारे एयरपोर्ट के ऊपर 150 टन कार्गो रोज हैंडल किया जाता है। हमारे एयरपोर्ट से देश भर के 15 एयरपोर्ट कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि आप इस कार्गो को पूना एयरपोर्ट पर लेकर के दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दो तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जानकारी हमें सीरम इंस्टीट्यूट से मिल रही है कि 2 करोड़ डोजेस यानी 2 करोड़ वैक्सीन को ले जाना है, 61 सेंटर्स पे पहुंचाना है, सड़क के मार्ग से, हवाई अड्डे के मार्ग से यानी हवाई जहाज के द्वारा ये वैक्सीन 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है और ये काम आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। अब इंतजार है सीरम इंस्टीट्यूट को परचेस ऑर्डर की जिसके बाद ये वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। देश के एक-एक करके कई राज्यों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप हुआ है। हालांकि राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी लेकिन लोगों में पक्षियों को लेकर खासकर चिकन को देश अभी महाविनाशक कोरोना महामारी से जूझ ही रहा है कि बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने डराना शुरू कर दिया है। खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जहां कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 3% है
वहीं बर्ड फ्लू से करीब 50 लोगों की मौत की आशंका होती है। भारत के 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मतलब इन 5 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस मौजूद है। इन प्रदेशों में बड़ी संख्या में कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत हुई है। जहां देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा अपनी पैर पसार चुका है, वहीं जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब भी इसे लेकर सहमे हुए हैं, क्योंकि इन राज्यों से जांच के लिए सैंपल लैब पहुंच चुके हैं। आशंका जोरदार है कि इनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में मृत पाए गए कौवे और मुर्गियों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मचा हुआ है। हम लोगों ने जो 44 कौवों की डेथ अभी 2 दिन पहले हुई थी, उसकी रिपोर्ट भोपाल भेजी गई थी। उसमें से 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, जो H5 एवियन इन्फ्लुएंजा रिपोर्ट हुआ है। इसमें पशुपालन विभाग के साथ सलाह की गई और उनकी सलाह एवं निर्देश अनुसार इस पूरे जो सैंपल लॉट था, उस एरिया को पूरा कंटेन करने के लिए हम लोगों ने वहाँ की जितनी भी चिकन शॉप्स हैं वो तुरंत बंद करने का आदेश भी दे दिया है। हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य जहाँ से हमारे यहाँ मुर्गा मुर्गियाँ आते हैं, उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है। वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। हम पूरी तरह से सावधान हैं। भारत के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की मौजूदगी के बाद देश के दूसरे राज्य भी अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 11 लोगों की रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। झारखंड में भी कई जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। हैदराबाद में ऐसी ही टीम को तैयार किया गया है। केरल और हरियाणा में केंद्र ने कई टीमों को भेजकर उनकी तैनाती कर दी है। जम्मू में भी 150 कौवों की मौत से दहशत है। हो सकता है इसमें ये सर्दी की वजह से भी और सीवियर मतलब वेदर कंडीशंस की वजह से भी इनकी डेथ्स हुई हो। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो हमने सैंपल्स भेजे हैं और ये RDDL जालंधर से कंफर्मेशन आएगी कि इसमें क्या रीजन है इनकी डेथ का। उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का ही एक सब टाइप है, जो खास तौर से पक्षियों के जरिए फैलता है। पक्षियों से यह बीमारी इंसानों में भी फैलती है। ये उनमें सांस की गंभीर बीमारी की वजह बनती है। इसके कई स्ट्रेन हैं, लेकिन H5N1 सबसे खतरनाक है। हालांकि इंसानों में इस वायरस के मामले बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन इस वायरस से मृत्यु दर 50% से भी ज्यादा है। हालांकि भारत में राज्य सरकार और प्रशासन इससे जंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खुद चंद सावधानी भी इससे दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है। आज तक ब्यूरो।